हेलो एवरीवन। आज हम काइनेमेटिक्स में आगे देखेंगे, जहाँ तक हो चुका था उससे आगे मूव करेंगे। तो अभी तक हम काइनेमेटिक्स में मोशन, पोजीशन और थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो जैसे आपको मोशन मालूम है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू चेंज कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, ठीक, तो वो अपना प्लेस एक जगह से दूसरी जगह को तो जाएगा ही, तो अपना प्लेस क्या करेगा, चेंज करेगा। जब प्लेस चेंज करेगा तो प्लेस चेंज करने में वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सब लोग फैमिलियर हैं। जैसे आप लगभग डेली कुछ ना कुछ डिस्टेंस हर कोई कवर करता है, हर कोई कुछ ना कुछ मूवमेंट करता है। आप मान लीजिए अपने घर से मार्केट के लिए निकलते हैं, तो घर से मार्केट के लिए जाते समय तक आप एक पाथ फॉलो करते हुए जाएंगे और कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। तो डिस्टेंस को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, जब भी आप मूव करते हैं एक सर्टेन पाथ पे मूव करेंगे, और अगर छोटे छोटे इंटरवल में आप अपने मूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो आप क्या करेंगे कि एक एक टाइम इंटरवल में जो आपका पाथ है उसको अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, फिर थोड़े टाइम इंटरवल के बाद थोड़ा सा पाथ कवर करेंगे, फिर थोड़ा सा, ऐसे होल ड्यूरेशन के लिए आप क्या करें, वो जो पाथ का सेगमेंट है, वो जो एक लेंथ होगा, जब आप पाथ को डिवाइड करेंगे तो एक लेंथ आएगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे लेंथ्स को आप क्या करें, सारे लेंथ जितने भी पाथ ट्रेवर्सिंग के समय आपने कवर किया उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो टोटल जो पाथ लेंथ होता है, जिस पाथ से आप अपना डिस जो है जिस पाथ से आप क्या किए हैं, मूव किए हैं, जिस पाथ को आप ट्रेवर्स किए हैं, उस पाथ की जितनी भी लेंथ है उसको अगर आप टोटल कर लें, सम कर लें, तो वही टोटल लेंथ आपकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डिस्टेंस क्या है, इट इज़ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। अब सिंपली अगर फार्मूले के रूप में इसको लिखना हो तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, पाथ लेंथ। जो भी पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, जिस पाथ से होते हुए आप जा रहे हैं, उस पाथ की जितनी भी लेंथ होगी टोटल करने पे वही लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। अब जैसा कि आप लोग इतना फैमिलियर होंगे कि लेंथ आपकी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वही यूनिट होगी डिस्टेंस की जो यूनिट आपकी किसकी होगी, लेंथ की। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो डिस्टेंस की भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है, देखिए डायमेंशन आपका लेंथ क्या है, लेंथ का स्टार्टिंग जो लेटर है वो क्या है, कैपिटल एल। तो हम जो है एक सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, जो मेन यूनिट है उसकी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं वो लेंथ है, तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वही उसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा, एल होगा। ठीक है, कैपिटल एल आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे तो वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। देखिए, अब नीचे एक आपको डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या दिया गया है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव करता हुआ ए से बी तक गया है, और ए से बी तक जाने में वो तीन अलग अलग पाथ से होता हुआ गया है। ए से फर्स्ट पाथ से गया, फिर सेकेंड पाथ, फिर थर्ड पाथ, तीन पाथ को फॉलो करता हुआ गया। तो अगर हम देखें तीनों पाथ अलग अलग हैं, तो तीनों पाथ से जाते समय जो डिस्टेंस कवर होगी, जैसे मान लीजिए पाथ फर्स्ट जो है उससे अगर d1 डिस्टेंस कवर हुआ तो वो डिस्टेंस, पाथ टू से अगर d2 डिस्टेंस कवर हुआ तो वो डिस्टेंस, और d3 से अगर पाथ थ्री से d3 डिस्टेंस कवर हुआ तो वो डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस इसमें क्या क्या होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है, कभी भी अगर पाथ आपका अलग है तो डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेम नहीं हो सकती है। तो d1 नॉट इक्वल्स टू d2 एंड नॉट इक्वल्स टू d3। अब आगे देखते हैं, जैसे अगर डिस्टेंस कवर हुआ,
आपने डिस्टेंस को डिफाइन कर लिया है। सेम वे में हमें अब डिस्प्लेसमेंट भी देखना होगा, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस आपकी तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो सिंपली अगर डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है तो डिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन में है, वन डायमेंशन मोशन में है, तो उसमें इन जनरल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, चेंज इन पोजीशन। शॉर्ट में हम डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज का मतलब कभी भी अगर आपको चेंज सुनाई दे तो उसका यही मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो किस में चेंज है, ये पोजीशन में चेंज है, तो मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर मान लीजिए वन डायमेंशन में या रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है तो उसमें फाइनल जो आपका पोजीशन है वो एक्स एफ है और इनिशियल आपका क्या है, एक्स आई। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आपका कितना हो जाएगा, एक्स एफ माइनस एक्स आई। यहाँ पे देखिए एक्स पे क्या लिखा है, डेल्टा एक्स के बाद एक्स पे एक एरो बना हुआ है ऊपर, तो वो क्या होता है, आपका वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। इसका ही मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, जनरली अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो हम क्या बोलेंगे उसको, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को जनरली हम वेक्टर आर से लिखते हैं। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर के लिए हम वेक्टर आर एफ लिखेंगे और इनिशियल के लिए वेक्टर आर आई। तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर आर एफ माइनस आर आई। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, यूनिट इसकी क्या होगी, वही यूनिट होगी जो डिस्टेंस की होती है। क्या होती है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करेंगे हम, मीटर में। डायमेंशन भी इसका वही होगा जो डिस्टेंस का होता है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन भी होगा। डिस्टेंस स्केलर है तो उसमें केवल क्या होगा, ओनली मैग्नीट्यूड होगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक डिफरेंट क्वांटिटीज़। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कंपैरिजन कभी अगर हमें करना हो तो हम सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे, सिमिलर क्वांटिटीज़ में करेंगे। कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हम कोई भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है, ना ये बता सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, ना ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या कंपेयर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर होता है और डिस्टेंस भी आपकी क्या है, स्केलर है। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को ही डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल है तब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं। अगर नहीं है इक्वल तो हम कह सकते हैं कि इक्वल नहीं है। मतलब अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। अगर कम है तो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से क्या है, कम है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए डायरेक्टली, नो कंपेरिजन कैन बी मेड आउट इन डिफरेंट क्वांटिटीज़, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद डिस्टेंस।
अब ये देखिए एक डायग्राम, ठीक है, इसमें ए से बी तक आपको जाना है। इससे पहले भी ये डायग्राम आप देखे होंगे। तो ए से बी तक जाने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तो तीनों पाथ के लिए आपकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग होगी। पाथ 1 के लिए डिस्टेंस पहले भी आपको बताया जा चुका है, अलग है। पाथ 2 की डिस्टेंस अलग होगी, और पाथ 3 से होते हुए जब आप बी तक जाएंगे तो उससे जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन इन तीनों ही पाथ से जाने पर अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक, तो ये क्या आपको लिखा गया है इसमें, डिस्टेंस विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पाथ टेकन बाई ऑब्जेक्ट बट डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच पाथ विल बी सेम। अब देखिए डिस्टेंस डिफरेंट क्यों होंगी, डिस्टेंस किस पे है, जो भी आप पाथ फॉलो कर रहे हैं उसका टोटल लेंथ है। तो यहाँ पे देखिए ये लेंथ आपकी फर्स्ट पाथ से अलग है, सेकेंड पाथ से जाते हुए जो लेंथ आएगी वो अलग होगी, और थर्ड पाथ से जाते हुए जो लेंथ आएगी वो अलग होगी। तो डिस्टेंस आपकी क्या होगी, पाथ डिपेंडेंट होगी। पाथ डिपेंडेंट मतलब अगर आप अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं तो आप अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हुए जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जैसा आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया गया था, चेंज इन पोजीशन, मतलब अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसी क्वांटिटी है जो पाथ डिपेंडेंट ना होके पोजीशन डिपेंडेंट होती है। पोजीशन डिपेंडेंट का मतलब अगर आप डिफरेंट पाथ से होके हुए जा रहे हैं लेकिन आपका फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट हर पाथ के लिए सेम आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें वही चीज़ें लिखी हैं, डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर पाथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 because displacement is only position dependent and for each path final and initial positions are same. Distance will be different because it is path dependent. अब आगे लिखा है इन ईच केस, डिस्टेंस है, ठीक है, ग्रेटर आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मॉड लगाया गया है, तो मॉड का क्या मतलब हो, मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो कभी भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अगर कंपेयर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट से पहले एक मॉड लगाएंगे। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ी ही होगी। ठीक है, इक्वल तब हो सकता है, इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब आपका मूवमेंट क्या हो, रेक्ट लीनियर हो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो और ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर रहा हो। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कब है, जब पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आगे लिखा है डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन डिपेंडेंट। ठीक, आगे देखिए डिस्टेंस कभी भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं तो डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो डिस्टेंस कांट बी इक्वल टू जीरो, बट मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है मे जीरो। ठीक है, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल्स टू जीरो। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो किस केस में होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब एक्स एफ माइनस एक्स आई इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब जब एक्स एफ और एक्स आई मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन इक्वल हो जाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इफ फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे ये डायग्राम है, इसमें एक सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका 1 से मूव करते हुए 2 तक आया है और दोनों एक ही जगह पर हैं, दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। तो जब सेम पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, 1 से लेके 2 तक जिस डायरेक्शन में चल रहा है उस डायरेक्शन में जितना लेंथ वो कवर कर रहा है
तो कुछ ना कुछ तो लेंथ, ये एक सर्कुलर पाथ है, तो इसके क्या है, सर्किल के सरकमफ्रेंस से होता हुआ आ रहा, तो उस सरकमफ्रेंस को कवर करने में जो सरकमफ्रेंस होगा उतनी लेंथ तो ये कवर किया ही है, तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस कांट बी इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। तो कभी भी मूवमेंट में, मोशन में, जब आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे देखिए, अब आपने क्या किया है, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। डिस्टेंस को कवर करने में, डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कुछ टाइम लगेगा, तो वही जो डिस्टेंस और टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, उस रिलेशन से कौन सी क्वांटिटी निकलेगी, कैसी होगी, वो सारी चीज़ें आपको अब आगे बताई जाएंगी। तो अब सबसे पहले आपको डिफाइन करेंगे इसमें स्पीड। तो स्पीड जनरली आप लोग जानते होंगे, लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे। स्पीड को कैसे डिफाइन किया जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगा है, ठीक है, उस डिस्टेंस को उस टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जनरली स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, v से। तो v इक्वल्स टू एस वाई टी। एस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है। अब देखिए, यूनिट अगर आपको लिखना है स्पीड की, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टी मतलब टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हमको क्या करना है, स्पीड को हमें डिफाइन करना है। अगर हमें ये फार्मूला मालूम है तो हम स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम डिनोमिनेटर में टी है, टी को 1 सब्सटीट्यूट कर दें, टी इक्वल्स टू 1 अगर है, मतलब 1 सेकेंड, तो आपकी स्पीड v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, s। मतलब कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन कब इक्वल हो रहे हैं, जब आपका टाइम टेकन कितना है, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड व्हेन टाइम टेकन इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अच्छा, 1 को हम क्या बोलते हैं जनरली, यूनिट। अगर कोई एक चीज़ सिंगल क्वांटिटी में है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। 1 क्या है, सिंगल है, सिंगल नंबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। तो 1 सेकेंड का मतलब हुआ यूनिट टाइम। तो अगर हमें स्पीड को डिफाइन करना है तो स्पीड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। ठीक, तो स्पीड क्या है, यूनिट टाइम इंटरवल में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस जो होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट विद इन यूनिट टाइम इंटरवल। अब आगे देखिए, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड भी क्या होगा, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव है, तो स्पीड भी आपकी क्या हो जाएगी, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। यूनिट क्या है, आपको पहले बताया जा चुका है, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या है इसकी, तो देखिए, डिस्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, डायमेंशन में टाइम को टी से, तो डायमेंशन हो जाएगा एल बाई टी। टी को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, एल टी -1। तो यह क्या है, आपका स्पीड की डायमेंशन। आया समझ में, आगे देखते हैं। देखिए, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए। एन ऑब्जेक्ट कवर्स 50 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो 50 मीटर की डिस्टेंस को 10 सेकेंड में कवर करता है। अब उस ऑब्जेक्ट की आपको क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो सबसे पहले अगर कोई भी आपको, ये तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अगर दी गई है तो उस प्रॉब्लम को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसमें जो जो क्वांटिटीज़ आपको दी गई हैं उसको एक जगह लिख लीजिए। लिखने से क्या होगा, आपको जो इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है प्रॉब्लम में वो एक जगह आपको मिल जाएगी। तो हमारे पास इसमें दो इन्फॉर्मेशन, एक तो डिस्टेंस है, तो हमने लिख लिया डिस्टेंस कितना है, वो 50 मीटर। फिर दूसरा क्या है, टाइम है, टाइम कितना है, 10 सेकेंड, तो टाइम हमने लिख लिया 10 सेकेंड। अब हम किस पे ध्यान देंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमें करना है स्पीड। तो स्पीड हम अब जितना पढ़ चुके हैं उसमें से देखेंगे कि हमको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में कोई रिलेशनशिप अगर मालूम है तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और यूटिलाइज़ करके हम फाइनल जो आंसर हमसे पूछा गया है वहाँ तक पहुँच जाएंगे।
स्पीड का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस आपको यहाँ पे 50 है, टाइम टेकन 10 सेकेंड है, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50/10, दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे देखिए। अब आपको ये एवरेज स्पीड है, तो एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए इन जनरल स्पीड और एवरेज स्पीड लगभग अगर आपसे कोई पूछा तो सेम ही होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो स्पीड आपको बीच, जैसे आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बीच के किसी भी इंटरवल में, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक आप किस स्पीड से चले हैं। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है वो टोटल जर्नी के लिए कैलकुलेट की जाती है। जब आपकी जर्नी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं हुई आप एवरेज स्पीड नहीं निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या डिफाइन किया गया है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को वी और एवरेज के लिए एवीजी सफिक्स में लगा देते हैं, तो वी एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस को हमने डेल्टा एक्स लिख दिया है, टोटल टाइम टेकन डेल्टा टी, तो वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, वही डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए एवरेज स्पीड है, जैसे आपकी स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी, वैसे ही आपका एवरेज स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। वही यूनिट होगी एवरेज स्पीड की जो यूनिट आपकी थी स्पीड की। ठीक है, डायमेंशन भी वही होगा। तो इन जनरली एवरेज स्पीड और स्पीड को सेम ही समझा जाता है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है हमको कि एवरेज स्पीड हमें कब कैलकुलेट करनी होती है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जर्नी। ठीक है, आगे हम इसको डिफाइन भी ऐसे कर सकते हैं, क्या है देखिए, रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस का, किसके साथ, टोटल टाइम टेकन के साथ। तो एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो आज इतना ही, और फिर आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। अभी थोड़ा जो है लेक्चर का ड्यूरेशन कम है, धीरे धीरे इसमें आपको बढ़ता जाएगा ड्यूरेशन और चीज़ें अच्छी सी मिलती जाएंगी। और जब तक हो सकता है आप लोगों को जो है चैनल को ज्वाइन करने के लिए एनकरेज कीजिए। थैंक यू।